चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम क्लास 12th मैक्रोइकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी, स्वीट, सुंदर, भोला भाला सा चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है एंड मैं गारंटी से बोल रहा हूं जितने भी लेक्चर्स इसके आएंगे आप सारे कवर अप कर लेना, आपके 6 मार्क्स पूरे आएंगे। पेपर में कितना ही मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, भाई सब आप लोग करके आएंगे, क्योंकि चैप्टर को ऐसा पढ़ा दूंगा कि इससे बाहर से कुछ पेपर में आएगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है, अपने चैप्टर को जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे बात करेंगे मनी की, कि मनी क्या होता है। तो आप लोग जानते हो कि भैया मनी तो ये होता है, लेकिन ये जो मनी है ना, ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया है। जब मनी नहीं था, जब ये नोट नहीं थे, तो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन क्या देश में होती थी, बट वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन होती कैसे थी? तो मनी से पहले गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करके ही ट्रांजैक्शन को किया जाता था। और जब गुड्स एंड सर्विस के बदले, जब हम गुड्स एंड सर्विस के बदले एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस को ही, यहाँ पे मनी का कोई यूज नहीं होता। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं जी? बार्टर सिस्टम या फिर बार्टर एक्सचेंज। भाई मनी है ही नहीं, तो उस टाइम पर बेचारे लोग क्या करेंगे? गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक लड़का है, इसका नाम है मान लो गोलू, और ये एक लड़की है, बेटा मान लो इसका नाम क्या है? स्वीटी। अब इस गोलू के पास कुछ बुक्स है एंड स्वीटी के पास कुछ फ्रूट्स है। अब स्वीटी है पढ़ने वाली बच्ची, इसको बदले में बुक्स चाहिए, और गोलू भाई जिम जाने वाला लौंडा, इसको मान लो खाने पीने के लिए फ्रूट्स चाहिए। तो इन दोनों ने क्या किया? अपनी गुड्स को आपस में एक्सचेंज कर लिया। गोलू ने अपनी बुक्स स्वीटी को दे दी एंड स्वीटी ने जो फ्रूट्स है वो गोलू को दे दिए। यहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया गया, यहाँ पे मनी का कोई भी यूज नहीं किया गया। इसी को बच्चों बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। कितना बढ़िया है ना, मनी है ही नहीं, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करो। लेकिन इसमें कुछ कमियां आ गई थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। अरे तभी तो इसको हटाया और इसके स्थान पे क्या लेकर आए? मनी। कि भैया अब मनी के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी? तो बार्टर एक्सचेंज की सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी बच्चों, वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जरा समझना बात को बहुत ध्यान से, देखो भाई, क्या ऐसा जरूरी है कि मेरे को जो वस्तु चाहिए, चलो मान लो वो आपके पास है, लेकिन जो आपको वो वस्तु चाहिए, क्या ऐसा जरूरी है वो वस्तु मेरे पास अवेलेबल हो? भाई दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कब करेंगे? कि इसको जो वस्तु चाहिए वो इसके पास है एंड इसको जो वस्तु चाहिए वो इसके पास है, तभी तो ट्रांजैक्शन करेंगे। बट बार्टर एक्सचेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हर बार दोनों लोगों पे एक दूसरे की वस्तु हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हमें ऐसे कस्टमर को ढूंढना पड़ता था कि मेरे को जो चाहिए वो उसके पास हो एंड उसको जो चाहिए वो मेरे पास हो, और ऐसे कस्टमर मिलना काफी मुश्किल होता था, जिसकी वजह से बार्टर एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन काफी कम हो पाती थी। ट्रांजैक्शन करने के लिए काफी समय का वेट करना पड़ता था, आप ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना पड़ता था। तो ये थी बार्टर एक्सचेंज की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, क्या? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब जो गुड्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसका अमाउंट क्या है? बार्टर एक्सचेंज में वैल्यू को या अमाउंट को निकाल पाना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई कॉमन करेंसी थी ही नहीं। आज की डेट में आपको किसी भी चीज की वैल्यू पता करनी हो, वो रुपीस के टर्म्स में आपके सामने आ जाती है कि ये वॉच कितने रुपए की है, ये पेन कितने रुपए का है, ये माइक कितने रुपए का। आज की डेट में हर चीज को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्या बार्टर एक्सचेंज के टाइम पे क्या रुपया था? नहीं। क्या नोट थे? नहीं। वहां पे गुड्स के बदले गुड्स को ही एक्सप्रेस करना पड़ता था, जो कि एक सही तरीका नहीं है किसी भी चीज की वैल्यू को मापने का। फॉर एग्जाम्पल इसके पास बुक्स है, अब इस बुक्स की वैल्यू क्या होगी? आज की डेट में बोल सकते हैं 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। बट उस टाइम पे क्या बोलते थे? इस बुक की वैल्यू है 2 किलो टमाटर, इस बुक की वैल्यू है 3 किलो प्याज। तो समझ रहे हो, तो वहां पे कोई भी कॉमन करेंसी या फिर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। बार्टर एक्सचेंज की जो थर्ड प्रॉब्लम थी बच्चों, वो थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। वहां पे चीजों को स्टोर करने में समस्या आती थी। अगर आपने ट्रांजैक्शन करी और ट्रांजैक्शन में आप मान लो बदले में बहुत सारे टोमेटोज लेके आ गए, टमाटर लेके आ गए, आप उसे स्टोर कहां करेंगे?
चलो मान लो आपने स्टोर कर भी दिया, तो कितने टाइम तक स्टोर कर पाएंगे? टमाटर तो खराब होने वाली वस्तु है, कुछ टाइम बाद वो खराब होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे चीजों को स्टोर करने में समस्या आती थी, चीजें पेरिशेबल नेचर की, खराब होने वाली होती थी, और चीजों को स्टोर करने के लिए एक लार्ज स्पेस, बड़ा स्पेस चाहिए होता था। एंड उसके बाद जो आखिरी लिमिटेशन है बच्चों, वो है लैक ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई साहब, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है वो पेमेंट जो फ्यूचर में करनी है। मतलब इसका सिंपल सिंपल शब्दों में, यहां बच्चों बात हो रही है लोन की और उस पर पे करने वाले इंटरेस्ट की। बार्टर एक्सचेंज में फ्यूचर पेमेंट, लोन वाली पेमेंट और उस पर इंटरेस्ट वाली पेमेंट की कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल था। कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं जो है बार्टर एक्सचेंज में, मेरी इस साल खेती नहीं हुई, मुझे टमाटर की नीड थी, मैं जो है 20 किलो टमाटर जो है गांव के साहूकार से, जमींदार से उधार लेके आ गया। ठीक है, अब जब मैं उधार वापस करने जाऊंगा तो क्या आवश्यक है जिस क्वालिटीज के टमाटर मैं लेके आया था वैसे ही उधार में वापस करूंगा? नहीं। क्या पता मैं लाया था अच्छी क्वालिटी के, लेकिन जब मैं वापस देने जा रहा हूं तो इस साल टमाटर अच्छे नहीं उगे और मैं बेकार क्वालिटी वापस कर रहा हूं। और उसके अलावा मैं टमाटर लेके आया 20 किलो, उस पर ब्याज कितना जोड़ू, उस पर इंटरेस्ट कितना निकालू? तो ये प्रॉब्लम होती थी किसके अंदर? बार्टर एक्सचेंज के अंदर। लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से बार्टर एक्सचेंज को भाई खत्म कि नहीं नहीं, ये तुम किसी काम के नहीं हो, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। बार्टर एक्सचेंज को फिनिश कर दिया एंड इसके स्थान पे फिर देश में क्या आ गया जी? मनी आ गया। ठीक है, क्या आ गया जी? मनी। तो मेन अब आपका चैप्टर शुरू यहां से है। बार्टर एक्सचेंज जो हमने पढ़ा वो आपके एग्जाम में इतना नहीं आता, बट उसके बिना आप इस मनी को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मनी क्या होता है। तो भैया मनी इज एनीथिंग। यस, मनी इज एनीथिंग। मनी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हाँ बेटा, कुछ भी। ये भैया पेन भी, हाँ ये पेन भी मनी हो सकता है। ये वॉच भी, ये वॉच भी मनी हो सकती है। बस एक कंडीशन है, एक शर्त है। वो कंडीशन और शर्त ये है कि बस उस वस्तु को, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं पेन, पेन अगर मनी है तो कंडीशन ये है इस पेन को दुनिया में हर कोई एक्सेप्ट कर ले ट्रांजैक्शन करने के लिए, हर कोई एक्सेप्ट कर ले गुड्स एंड सर्विस खरीदने बेचने के लिए। अगर आज की डेट में इस पेन के माध्यम से मैं मान लो कुछ भी खरीद सकता हूं एंड कुछ भी बेच सकता हूं, तो इस पेन को फिर मनी कहा जाएगा। मान लो इस वॉच के माध्यम से मैं कुछ भी खरीद सकता हूं एंड कुछ भी बेच सकता हूं, तो उस वॉच को मनी कहा जाएगा। ये जो हमारे पास ये नोट है, हमारे गांधी जी वाले नोट, आपको पता है इनके माध्यम से आज की डेट में आप कुछ भी खरीद सकते हो एंड कुछ भी बेच सकते हो। दैट्स व्हाई इसे मनी कहा गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है। बस शर्त क्या है? दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि आपको कुछ भी एक्सचेंज करना, एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज। भाई एक्सचेंज का मतलब क्या है? सेल एंड परचेज। कि अगर आपको कुछ भी एक्सचेंज करना है, कुछ भी सेल परचेज करनी है, और इन जिस चीज के माध्यम से, जिस चीज के माध्यम से आप सेल परचेज कर सकते हो, तो उस चीज को मनी कहा जाएगा। बस कंडीशन क्या है? उसको जनरली, आमतौर पर हर कोई एक्सेप्ट कर ले, उसको एक्सेप्ट करने से कोई मना ना करे। इसको आज की डेट में हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, इसको कोई भी मना नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मनी। अगर इसको भी हर कोई एक्सेप्ट कर ले सेल परचेज करने के लिए, एंड इसको एक्सेप्ट करने से कोई भी मना ना करे, कोई भी मुंह ना फुलाए, तो इसको भी मनी कहा जाएगा। ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या है? वो जनरली एक्सेप्टेड हो, उसको हर कोई एक्सेप्ट कर ले सेल एंड परचेज करने के लिए। उसके बाद आगे बोलता है मीनिंग में, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन सब का मतलब क्या है? तो देखो ये सारी बात आपकी यहां पे लिखी हुई है। जब मैं मनी के ये सारे फंक्शन पढ़ा दूंगा तो मनी का आपका पूरा प्रॉपर मीनिंग समझ में आ जाएगा। अभी आपको मनी का हाफ मीनिंग यहां तक समझ में आ गया है, बट इसके आगे के लिए आपको बाकी के फंक्शंस को कवर अप करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मनी के फंक्शंस की। बच्चों इसको लगा लो आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। मनी के फंक्शंस पेपर में आते हैं और कभी कभार एक सिंगल फंक्शन एग्जाम में 3 या 4 नंबर का आ जाता है। तो मनी के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई केस दे देगा और बोलेगा पहचानो ये मनी का कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, मनी के जो फंक्शंस है उसकी दो कैटेगरी है। एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है मनी के मेन फंक्शन, कि मनी मेनली क्या काम करता है। फिर होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन को बच्चों हम लोग मनी के सब्सिडरी फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, सब्सिडरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहले समझो। जब मनी आया तो मनी ने आते ही सबसे पहले ये दो काम किए, ये मनी के मेन काम थे। बट उसके बाद चला पता कि मनी इनके अलावा और भी काम कर सकता है। तो मनी अपने मेन काम के अलावा जो और भी काम कर सकता है उसे क्या बोला गया, मनी के सेकेंडरी फंक्शन। आइए चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे, मनी के प्राइमरी फंक्शन जो कि दो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। चलिए, तो बच्चों जो मनी का पहला फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और एक्सचेंज का मतलब यहां पे मैंने बोला सेल एंड परचेस। तो मनी आज की डेट में सेल एंड परचेस करने का एक मीडियम बन चुका है, एक माध्यम बन चुका है, कि मनी के थ्रू आज की डेट में हम कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं, जो कि बार्टर एक्सचेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं था। बार्टर एक्सचेंज में आपको ऐसा कस्टमर ढूंढना पड़ता था कि जिसके पास जो है वो मेरे को चाहिए एंड मेरे पास जो है वो उसको चाहिए। लेकिन मनी वाले केस में अब ऐसी नीड नहीं है। क्या बोलता है जी, जी मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। मीनिंग इसका मतलब यह है, इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कि मनी को आज की डेट में हम हर प्रकार की गुड्स एंड सर्विस की ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ भी एक्सचेंज करना हो, कुछ भी सेल एंड परचेज करना हो, आप मनी के माध्यम से कर सकते हो। क्यों? बिकॉज इट हैज द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। बिकॉज मनी के पास एक विशेषता है कि मनी को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तभी तो उसको सब लोग यूज कर रहे हैं सेल एंड परचेज करने के लिए। समझ में आ गया? आगे बोलता है, विद मनी, मनी के माध्यम से बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस एंड एनी टाइम एंड एनी प्लेस। मनी के माध्यम से आज आप कहीं पर भी कभी भी कुछ भी खरीद और बेच सकते हो। वो लोग बोलते हैं ना कि भाई जेब में पैसा होना चाहिए, कि पैसा बोलता है कि पैसे के थ्रू मैं कुछ भी कहीं भी खरीद और बेच सकता हूं। तो यस, मनी के माध्यम से आज की डेट में आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हो, कहीं भी और कभी भी। इट सेपरेट्स द फंक्शन ऑफ सेल एंड परचेज। ये लाइन बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? इट सेपरेट्स द फंक्शन ऑफ सेल एंड परचेज। पेपर में एक बार यही लाइन आ गई थी, ये लाइन दे दी और बोला बताओ ये मनी का कौन सा फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इस लाइन का मतलब समझो। देखो, बार्टर एक्सचेंज में क्या था, अगर हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेम टाइम पे ही सेल एंड परचेज करना पड़ता था। जैसे कि जरा मेरी बात को समझना, कि अगर स्वीटी को ट्रांजैक्शन करनी है, तो अगर इसको बुक परचेज करनी है तो स्वीटी बुक तो परचेज कर रही है, बट सेम टाइम पे अपने फ्रूट्स को सेल कर रही है। तो बार्टर एक्सचेंज में सेल एंड परचेज सेम टाइम पे होता था, कि अगर अपन लोग कुछ परचेज कर रहे हैं तो कुछ वस्तु सेल भी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ये व्यक्ति, अगर ये गोलू फ्रूट्स को परचेज कर रहा है तो साथ साथ अपनी बुक्स को सेल कर रहा है। तो बार्टर एक्सचेंज में सेल एंड परचेज एक साथ होते थे। लेकिन जब से मनी आया, अब सेल एंड परचेज की एक्टिविटी क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। मेरी जेब में पैसा है, अब अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मैं केवल खरीदूंगा, अपनी कोई वस्तु बेचने की नीड नहीं है। और अगर मुझे कुछ बेचना है तो मैं केवल बेचूंगा, सामने वाले की, सॉरी, मैं केवल बेचूंगा, हाँ, सामने वाले की वस्तु मुझे परचेज करने की नीड नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेल एंड परचेज मनी ने सेपरेट कर दिया है। सेपरेट के साथ साथ मैं यहां पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा, सेपरेट के साथ साथ सेल एंड परचेज को एक्सपेंड भी कर दिया है। जब से मनी आया है देश में ट्रांजैक्शन बढ़ गई है। अब हर कोई वस्तु, हर कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहा है, ट्रांजैक्शन का लेवल बढ़ गया है। तो मनी के आने से सेल एंड परचेज सेपरेट भी हुए हैं प्लस एक्सपेंड भी हुए हैं। उसके बाद बोलता है, दिस फंक्शन एलिमिनेट्स द मेजर डिफिकल्टी ऑफ द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इन द बार्टर सिस्टम। यस, सही बात है कि बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम क्या थी,
डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड, कि जो मेरे पास है वो तेरे पास होना, जो मेरे को चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, एंड जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। लेकिन अब मनी के केस में ऐसी कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। और लास्ट बोलता है मनी मेक्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस मोर कन्वीनियंट। मनी ने गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज काफी कन्वीनियंट कर दिया है, सुविधाजनक, काफी सिंपल, आसान कर दिया है, काफी एफिशिएंट कर दिया है। मनी के आने से हमारा टाइम और हमारी मेहनत दोनों ही काफी बची है। तो ये थे मनी के पहले फंक्शन के 4 पॉइंट। अब देखो मैंने यहां पे आपको बच्चों 4 पॉइंट करवाए हैं, क्योंकि ये फंक्शन मान लो अगर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आ गया तो आपको 4 फंक्शन 4 पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए ना। याद रखना मेरे लेक्चर्स भले ही थोड़े लेंथी बनेंगे, बट लाइन बाय लाइन आपको सब पढ़ाया जाएगा, एंड आपको उतना पढ़ाया जाएगा जितना आप एग्जाम में लिख के आएंगे। ऐसा नहीं है कि लिखा मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज और केवल 2 लाइन लिख के इसको एक्सप्लेन कर दिया, अगर पेपर में 4 नंबर का आ गया, क्या 2 लाइन लिख के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। हमारे क्लासेस में यही खास बात है, सबसे पहला हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, एंड दूसरा हम उतनी लेंथ लेके चलते हैं जितना आपको पेपर में लिख के आना है। हम शॉर्ट में ऊपर ऊपर से कोई भी चीज को नहीं पढ़ाते, ठीक है जी। ये था मनी का पहला फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो बच्चों मनी का सेकंड फंक्शन है वो क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू, या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट। बहुत ही प्यारा फंक्शन है भाई साहब। ये फंक्शन कहता है, क्या कहता है, रुक जाओ भाई, हाँ जी, तो ये फंक्शन कहता है कि मनी के आने से अब हर चीज की वैल्यू को मापा जा सकता है। यस, मनी के आने से अब हर चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अब हर देश के पास मनी है और हर देश के पास अपनी एक करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बच्चों बताओ करेंसी क्या है? INR, इंडियन रूपी। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? PAR, प्यार, सॉरी प्यार नहीं, पार, PAR, पार, जिसको बोलते हैं पाकिस्तानी रुपया। PAR, पाकिस्तानी रुपया। यूएस की करेंसी क्या है? USD, यूएस डॉलर। तो आज की डेट में हर देश के पास अपनी करेंसी है, एंड हर देश अपनी गुड्स एंड सर्विस को एक कॉमन यूनिट में माप पाता है। फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट है, अब आप इसको एक कॉमन यूनिट रुपीज में माप पा रहे हो कि भाई 2,000 रुपए की है। ये शूज है, इसको भी रुपीज में कर पा रहे हैं मेजर, 8,000 रुपए के है। ये टीवी है, इसको भी रुपीज में कर पा रहे हैं मेजर, ये टीवी कितने का है मान लो 20,000 का। तो मनी ने हर चीज को, वैल्यू को मापने की एक कॉमन यूनिट प्रदान की है। बार्टर एक्सचेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं था। बार्टर एक्सचेंज में गुड्स को गुड्स के ही टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे कि किताबें कितने की है, तो वहां पे रुपया नहीं था। ये किताबें है 1 किलो चावल की, ये किताब है 2 किलो टमाटर की, ये किताब है 5 किलो प्याज की, वहां पे ऐसे होता था। बट अब ऐसा नहीं है। क्या बोलता है कि मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि गुड्स एंड सर्विस को मापने के लिए मनी ने एक कॉमन यूनिट को प्रदान किया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ये कॉमन यूनिट बच्चों क्या है जी? ये है इंडियन रूपी, कि इंडिया में हर चीज रुपीज में मापते हैं। अमेरिका में क्या है जी? US डॉलर। तो ये क्या बोलता है कि अब हमारे पास एक कॉमन यूनिट है हर चीज को मापने की। इन दी बार्टर सिस्टम उस टाइम पे क्या था? द वैल्यू ऑफ वन गुड वॉज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक गुड्स की वैल्यू को दूसरे में एक्सप्रेस करते थे, जिसकी वजह से ट्रेड, व्यापार करना काफी मुश्किल होता था। भाई व्यापार कैसे करूंगा जब उसकी प्रॉपर वैल्यू पता ही नहीं है मेरे को? तो व्यापार करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बट मनी ने इस डिफिकल्टीज को क्या कर दिया जी? दूर कर दिया। दिस फंक्शन ऑल्सो इनेबल्स द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। अब जब से हमारे सामने एक कॉमन यूनिट आई है, रुपीस आया, डॉलर आया, तो इनके माध्यम से बिजनेस करना आसान हो गया, इनके माध्यम से अकाउंट्स बनाना आसान हो गया। अदरवाइज पहले अकाउंट्स बन नहीं पाते थे, पहले खाते बन नहीं पाते थे। बट जब से रुपीस आया, कोई कॉमन यूनिट आई, बिजनेस करना, अकाउंट्स बनाना काफी इजी हो गया, जो कि बार्टर एक्सचेंज में क्या था जी? इम्पॉसिबल था। आगे बोलता है व्हेन वैल्यूज आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जब वैल्यू को मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो याद रखना चीजों को कंपेयर करना भी, गुड्स एंड सर्विस को कंपेयर करना भी काफी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे हम चीजें कंपेयर नहीं कर पाते थे, ठीक है?
कि 1 किलो टमाटर या फिर 1 किलो राइस, इसमें से क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, नहीं पता। 1 किलो बुक या 1 किलो टमाटर क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, नहीं पता, बिकॉज कोई कॉमन यूनिट नहीं है। बट आज की डेट में हमारे पास कॉमन यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल ये टी शर्ट और शूज, ये 2,000 रुपए की है और ये 8,000 रुपए की। ऑब्वियसली बात है शूज ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू दिस टी शर्ट। उसके बाद ये टीवी और ये शूज, ये कितने का है, 20,000 का, ये कितना का है, 8,000 का। ये टीवी ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू शूज। तो चीजों को कंपेयर करना भी काफी आसान हो गया। ये था आपका मनी का सेकंड फंक्शन। तो मनी के आपने दोनों प्राइमरी फंक्शन तो पढ़ लिए। अब आते हैं बच्चों मनी के सेकेंडरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शन वो है कि मनी ने अपने मेन काम कर लिए। मनी के दो ही मेन काम थे, पहला गुड्स की ट्रांजैक्शन को आसान करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड दूसरा हर चीज की एक कॉमन यूनिट को प्रोवाइड करना। अब जो मनी का थर्ड काम है बच्चों वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम इसको मनी का असेट फंक्शन भी कह सकते हैं। ये बोलता है कि मनी एक असेट है, मनी एक संपत्ति है। आज हम मनी को स्टोर करेंगे तो फ्यूचर तक हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली ये बात सही है। आज आप जो है मनी को सेव करते हो एंड फ्यूचर में इसका यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सेविंग कर रहा हूं ताकि फ्यूचर में मैं गाड़ी, बंगला, चीजें खरीद सकूं। तो मनी एक प्रकार की संपत्ति की तरह काम करता है जिसका फ्यूचर में यूज किया जाता है, बिकॉज मनी को स्टोर कर सकते हैं। बार्टर एक्सचेंज में एक प्रॉब्लम थी, वहां पे गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे। उसके दो रीजन थे। गुड्स को स्टोर करने के लिए एक तो आपको चाहिए ज्यादा स्पेस, और दूसरा गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर की है, खराब होने वाली है, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। बट मनी ने बार्टर एक्सचेंज की इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। क्या लिखा है जी, मनी सर्व एज एन असेट। मनी एक संपत्ति है जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं और इसका यूज हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। इसलिए हम इस फंक्शन को मनी का असेट फंक्शन भी कहते हैं। बार्टर एक्सचेंज में क्या था कि वहां पे गुड्स को स्टोर करना काफी डिफिकल्ट होता था। क्यों? क्योंकि गुड्स पहली बात पेरिशेबल नेचर की होती थी, खराब होने वाली होती थी, एंड दूसरा गुड्स को स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होता था। बट अब ऐसा नहीं है। आप छोटे से स्पेस के अंदर भी अपने लाखों रुपए स्टोर कर सकते हो, एज यू नो दैट। अब बोलता है कि मनी के कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट, मनी इज डिविजिबल। यस, मनी डिविजिबल है। मनी आपको टुकड़ों में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 500 का नोट है तो क्या इसके टुकड़े कर पाना पॉसिबल नहीं है? अबे टुकड़े का मतलब फाड़ मत देना नालायक को। टुकड़े का मतलब है कि हाँ इसके टुकड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 के 5 नोट, ठीक है, क्या पता 50 के 10 नोट। तो मनी इज डिविजिबल। मनी को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज मनी छोटी से छोटी फॉर्म और बड़ी से बड़ी फॉर्म में अवेलेबल है। आपके पास 1 रुपए कॉइन भी होता है, 2 रुपए वाला कॉइन भी होता है, 5 वाला कॉइन भी होता है, 10 वाला कॉइन भी होता है, एज वेल एज आपके पास 500 रुपए तक का नोट भी होता है। तो मनी डिविजिबल है। मनी हर फॉर्म में अवेलेबल है। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। बार्टर एक्सचेंज में समस्या थी, कुछ कुछ चीजें बार्टर एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करते समय डिविजिबल नहीं होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक भैंस है और इस भैंस की कीमत लगाई है, मान लो मैंने 100 किलो टमाटर, ठीक है। अब एक व्यक्ति आता है मेरे पास, बोलता है कि भैया टमाटर दे दो, सॉरी भैंस दे दो, मेरे पास टमाटर केवल 50 किलो है। अब क्या 50 किलो टमाटर लेके क्या भैंस को दे पाना पॉसिबल है? क्या भैंस डिविजिबल हो पाएगी? क्या भैंस आधी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वहां पे मेरे को 100 किलो टमाटर मिलेगा तभी जाके मैं भैंस को बेच पाऊंगा, बिकॉज वो चीज डिविजिबल नहीं है। बट मनी क्या है? मनी डिविजिबल है। उसके बाद बोलता है वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल टू अदर। जो मनी की वैल्यू है वो ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर। अगर आज मैंने 100 रुपए स्टोर करे और आज मैंने 1 किलो टमाटर स्टोर करे, तो एक महीने बाद वो 100 रुपए के 100 रहेंगे, बट टमाटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो टमाटर पूरे खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो मनी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अदर। उसके बाद बोलता है इट इज द मोस्ट लिक्विड असेट। ये आपके लिए मेन चीज है कि आपको पता होना चाहिए ये लिक्विड वर्ड क्या होता है, ये लिक्विडिटी क्या होता है। देखो, जिस चीज को हम जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स है एक तरफ, और ये एक तरफ मेरे पास ज्वेलरी है।
अब बताओ इन दोनों में से कैश में सबसे जल्दी कन्वर्ट क्या होगा? ज्वेलरी कन्वर्ट जल्दी होगी एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी के पेपर। अरे भाई मैं उसको लेके जाऊंगा मार्केट में, किसी को मकान बेचूंगा, तो मकान को बेचने, मकान को दिखाने में 1-1.5 महीना लग जाता है, तब जाके मेरे पास पैसा आएगा। लेकिन ज्वेलरी मैं जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। अभी सुनार के पास जाऊंगा, ज्वेलरी दिखाऊंगा, वो चेक वगैरह करेगा, वेट वगैरह करेगा एंड मुझे कैश दे देगा। तो बताओ ये ज्यादा लिक्विड है या फिर ये ज्वेलरी अधिक लिक्विड है एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी के पेपर्स? तो लिक्विडिटी इसकी कम है बिकॉज ये देर में कैश में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी ज्यादा है। अच्छा अब इसमें कंपेयर करो, ये एटीएम कार्ड है एंड ज्वेलरी है। अब बताओ दोनों में जल्दी कैश में कन्वर्ट कौन होगा? एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड में करना क्या है आपको? बस स्वाइप करना है, 1 मिनट में आपका पैसा हाथ में। ज्वेलरी में आपको टाइम जाएगा, वो ज्वेलरी पूरी चेक करेगा, प्रॉपर उसका वेट वगैरह करेगा, तब जाके आपको पैसे देगा। तो इन दोनों में ये अधिक लिक्विड है और ये कम लिक्विड है। अच्छा बताओ, अब आपके पास एटीएम कार्ड है एंड आपके पास कैश है। अब बताओ ज्यादा लिक्विड क्या है, ये कैश या फिर एटीएम कार्ड? ये कैश, बिकॉज ये तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही है, और जो कैश की फॉर्म में ऑलरेडी है वो सबसे अधिक लिक्विड होता है। लिक्विडिटी का मतलब मैंने क्या बोला? जिसको जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो मनी अपने आप में सबसे ज्यादा लिक्विड असेट है बिकॉज ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो थर्ड आपका बेनिफिट ये हो गया। एंड चौथा बेनिफिट बोलता है सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर्ड देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अगर आप मनी की टर्म्स में सेविंग करते हैं वो ज्यादा अच्छा है, गुड्स में सेविंग मत करना, क्योंकि गुड्स की वैल्यू तो टाइम बाय टाइम घटती है। लेकिन अगर आप मनी सेव करेंगे और अपने बैंक में सेव कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ये बोलता है कि मनी ज्यादा अच्छा है सेविंग करने के मामले में एज कंपेयर टू गुड्स, बिकॉज मनी पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जबकि गुड्स वाले केस में क्या होता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये था आपका मनी का तीसरा फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। और मेरे प्यारे प्यारे नालायकों, प्यारे प्यारे बच्चों, जो अपन का मनी का आखिरी फंक्शन है दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बच्चों डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है वो पेमेंट जो मुझे फ्यूचर में करनी है। ठीक है, अल्टीमेटली यहां पे हम लोग बात करते हैं इस फंक्शन में मेनली, समझ जाना, इस फंक्शन में हम मेनली लोन की और उस पर पे होने वाले इंटरेस्ट की बात करते हैं। बोलता है बार्टर एक्सचेंज में लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट करना मुश्किल होता था क्योंकि वहां पे नहीं चलता था पता कि कितना इंटरेस्ट बनना चाहिए वगैरह वगैरह। बट मनी के आने से ये चीज सारी क्या हो गई है, सिंपल, सरल और आसान। ठीक है, क्या बोलता है, डेफर्ड पेमेंट वो होती है जिसकी पेमेंट अपने को फ्यूचर में करनी होती है। मनी ने इस पेमेंट को काफी आसान कर दिया है एंड काफी रिलायबल कर दिया है। जब मनी नहीं था तो फ्यूचर पेमेंट, वही लोन और इंटरेस्ट वाली पेमेंट काफी डिफिकल्ट थी। क्यों? इसके दो पॉइंट। पहला पॉइंट वही मैंने आपको बताया कि आप जिस प्रकार का उधार लेके आए थे, क्या आवश्यक है आप सेम क्वालिटी का उधार वापस करोगे? भाई साहब मैं उधार के नाम पे मान लो सेब लेके आया, अब जब मेरे को जमींदार से सेब मिला तो भाई एकदम बढ़िया लाल कश्मीरी मजेदार सेब मिला। अब जब मैं 1 साल बाद उधार वापस करने जा रहा हूं, क्या जरूरी है जैसा सेब मैं लाया था वैसा वापस करूंगा? नहीं, मैं जो सेब वापस कर रहा हूं वो थोड़ा सड़ा हुआ है, थोड़ा येलो सेब है, इतना अच्छा सेब नहीं है। तो क्या यहाँ पे उधार की पेमेंट हम अच्छे से कर पाए? नहीं कर पाए। बट मनी के टर्म्स में ऐसा नहीं होता। मान लो मैं उधार लेके आया 500 के नोट, एकदम बढ़िया बढ़िया करारे करारे, अब मैं वापस कर रहा हूं 500 के नोट, तो इतने करारे इतने बढ़िया नहीं है, बट है 500 के, तो क्या सामने वाले को प्रॉब्लम होगी? वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे तब भी वैल्यू 500 रहेगी। ये नोट करारे हो तब भी वैल्यू 500, नोट थोड़े खराब से हो तब भी वैल्यू 500 रुपए रहेगी। तो मनी में ऐसा नहीं होता। उसके बाद बोलता है इट वॉज इम्पॉसिबल टू फिक्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स। और गुड्स की टर्म्स में प्रिंसिपल अमाउंट निकालना और इंटरेस्ट निकालना काफी मुश्किल होता है। मान लो मैं उधार के नाम पे एक भैंस लेके आ गया, अब जब मैं उधार वापस करूंगा तो भैंस मैंने वापस कर दी, बताओ मैं ब्याज में क्या दूं? क्या छोटा बछड़ा दूं? मैं ब्याज में क्या दूं? मुझे नहीं पता कि ब्याज में क्या पेमेंट की जाएगी, किस प्रकार की पेमेंट की जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन क्या बोलता है, लेकिन अब मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है
बिकॉज मनी के पास एक क्वालिटी है, किस चीज की? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, मनी को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। अब फ्यूचर पेमेंट करना काफी ज्यादा जो है आसान हो गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अब बताओ मनी का रोल क्या है देश की फाइनेंशियल ग्रोथ में, देश को आगे बढ़ाने में मनी का क्या रोल है? तो पहला बोलता है कि मनी ने बोरिंग मतलब होता है उधार लेना, और लैंडिंग मीन्स उधार देना। तो मनी ने उधार लेने और देने की एक्टिविटीज को काफी आसान कर दिया है। दूसरा, इट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक। मनी के आने से बैंकों का निर्माण हुआ है। पहले बैंक कहां थे? और बैंक का मेन काम क्या है जी? बैंक का मेन काम उधार लेना, उधार देना, ये तो मेन काम बैंक का। तो बैंक कब आया? जब मनी का ये वाला फंक्शन आया, ठीक है। और आके बोलता है कि लोन, डेट या किसी प्रकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब वो मनी की टर्म्स में सेटल करना काफी आसान हो गया है। अब मनी के माध्यम से हर प्रकार के लोन को, डेट को, कॉन्ट्रैक्ट्स को किया जा सकता है। तो ये था आपका मनी का कौन सा फंक्शन? मनी का हमारा चौथा फंक्शन, आखिरी फंक्शन। तो भाई मनी के अपन लोगों ने 4 फंक्शन पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा जी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड चौथा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो अब जरा समझना कि मनी के इन फंक्शन को याद करवाने के लिए मेरे पास एक स्वीट सी, प्यारी सी, छोटी सी पोयम है, ठीक है, जो कि आप भी लिखेंगे कि मनी इज अ मैटर, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन। यू नो मैटर मीन्स क्या होता है? मैटर माने बातचीत, बोलते हैं ना कि भाई कोई मैटर हो गया है क्या, कोई कोई बातचीत हो गई है क्या, बता, है ना। तो मैटर मीन्स क्या होता है? बातचीत। तो मनी जो है, मनी जो है 4 फंक्शंस की बातचीत है। कितने फंक्शन? 4 फंक्शन की बातचीत है, एक मैटर है। कौन कौन से? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला, अ मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। हाँ जी, तो ये है हमारी मनी की पोयम कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, कि मनी जो है 4 फंक्शन की बातचीत है, कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। स्टोर और फोर थोड़ा राइम कर रहा होगा ना, फोर, स्टोर। तो मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मीडियम का बच्चों मतलब क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर मतलब क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। स्टैंड मींस क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एंड स्टोर मींस क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू। तो एक बार सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, घर में चिल्लाओ भाई, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, बोलो कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, बोलो बोलो बोलो, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। होपफुली ये मनी के चारों फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब मैं चाहता हूं कि हम जो है कुछ एमसीक्यूज भी कर ले इन मनी के फंक्शंस के ऊपर, ठीक है, ताकि आप जो है थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस को एग्जाम में कर सके। आपके सामने एमसीक्यू है एंड आपको इसका आंसर करना है। वीडियो पॉज करके भी आप इसका आंसर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया? डी, कि ये मनी का फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस? गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को निकालना हो तो मनी का कौन सा फंक्शन है? यूनिट ऑफ अकाउंट। याद है, हम इसको मेजर ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। तो यूनिट ऑफ अकाउंट जो आपका सेकंड फंक्शन है, ये हो गया। ओके, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। व्हाट फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स इन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इजियर? वो जो क्रेडिट मींस क्या होता है? उधार वाली ट्रांजैक्शन। तो मनी का कौन सा फंक्शन है जिससे कि उधार वाली ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स आसान हो गए हैं? बोलो 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 बोलो। यस 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 यस, डी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। चलिए अगला, मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर। अच्छा क्वेश्चन है कि मनी के माध्यम से हम अपनी परचेजिंग पावर को
प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे जैसे ही यहाँ पे फ्यूचर वर्ड देखेंगे उनके माइंड में आएगा अच्छा ये तो ये वाला होगा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, गलत, ये वाला नहीं है। ध्यान से पढ़ो, हम अपनी परचेजिंग पावर को प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हैं कि फ्यूचर में वस्तुएं खरीद सकूं। इट मींस आज मैं मनी को स्टोर करूंगा तभी तो फ्यूचर में वस्तुएं परचेज कर पाऊंगा। ये बच्चों मनी का सी फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी को हम लोग फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, मिसेस सिंह बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस। ये मेरी वाइफ नहीं है, आई एम मिस्टर सिंह, अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरी वाइफ मत समझ नालायक हो। तो मिसेस सिंह ने मान लो बैंक से उधार लिया, ठीक है, एक नया घर खरीदने के लिए। बताओ ये मनी का कौन सा फंक्शन, उधार की बात हो रही है, बैंक से लिया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो लोग के बीच बच्चों डायलॉग है, इनको रीड करना है एंड फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। रोहन बोलता है कि मेरे को 1 किलो राइस चाहिए। आनंद कहता है कि भाई बदले में क्या देगा। रोहन बोलता है कि 1 किलो चावल के बदले में तेरे को 2 किलो टमाटर दे दूंगा। रोहन बोलता है, सॉरी आनंद, यहाँ पे क्या आएगा, आनंद। आनंद कहता है कि नहीं भाई साहब मेरे को तो टमाटर नहीं चाहिए, मेरे को तो टी शर्ट चाहिए। बताओ यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज की कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है। बताओ बताओ बताओ, कि मेरे पास राइस है, मैं तेरे को राइस दे दूंगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज एक के पास जो वस्तु है दूसरे के पास, और दूसरे को जो वस्तु चाहिए वो उसके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा ना कि आनंद ने क्या बोला कि भाई मेरे को टी शर्ट चाहिए, बट रोहन के पास टी शर्ट नहीं है, क्या है जी, टमाटर है। तो क्या ट्रांजैक्शन हो पाएगी? नहीं। कौन सी प्रॉब्लम है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो मेरे पास है, जो मेरे को चाहिए वो तेरे पास होना चाहिए, और जो तेरे को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, बट यहाँ पे ये हो नहीं पा रहा। कौन सी प्रॉब्लम है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ओके। 7th, ये सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्या बोलता है कि इरफान एक स्टूडेंट है जिसने 80,000 रुपए का उधार लिया अपनी कॉलेज की फीस के लिए, और वो प्लान कर रहा है कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद 6-6 महीने में उधार देना जो है वो शुरू करेगा। ठीक है, और जो है वो लगभग 10 साल तक उधार अपना पूरा चुका पाएगा। बताओ ये मनी का कौन सा फंक्शन है? उधार लेना, उधार को चुकाना, कौन सा फंक्शन है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद मनी का आखिरी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहां पे ऑप्शन गलत आ गया, सॉरी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट कर सकता है, ट्रू या फॉल्स? जी बिल्कुल ट्रू है कि मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करता है। स्टेटमेंट 2, फैसिलिटेट एक्सचेंज इज द ओनली फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी का केवल एक ही फंक्शन है, एक्सचेंज को आसान करना, खरीदने बेचने को आसान करना। ट्रू या फॉल्स? जी ये फॉल्स है। क्यों? बिकॉज मनी का ओनली फंक्शन नहीं है, इसके अलावा मनी के और भी फंक्शन है, कि मनी को स्टोर कर सकते हैं, मनी एक कॉमन यूनिट प्रदान करता है दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो नहीं, ये ओनली फंक्शन नहीं है, इसके अलावा और भी फंक्शन है, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट सेकंड हमारी क्या हो गई जी, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो होपफुली मनी के फंक्शन समझ में आ गए होंगे, एंड उसके ऊपर जो हम लोगों ने एमसीक्यूज करे आपको वो भी एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मनी सप्लाई। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।